नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गुरुग्राम में क्लब के बाहर देसी बम फेंकने से मचा हड़कंप। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को पकड़ा। जींद में हरियाणा रोडवेज बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौत, 1 घायल। हादसे के बाद बस चालक फरार। रोहतक के सिविल अस्पताल में डॉक्टर के साथ कहासुनी के बाद मारपीट। कार में सवार होकर आए 3 युवकों पर आरोप, डॉक्टर को आई चोटें। राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा उम्मीदवार रेखा शर्मा ने भरा नामांकन। सीएम सैनी और भाजपा अध्यक्ष रहे मौजूद। रेखा शर्मा ने पीएम सीएम का जताया आभार। और मुख्यमंत्री सैनी ने किसान आंदोलन को लेकर फिर दिया बयान। कहा, किसान का बेटा हूं, किसानों के साथ है सरकार, किसानों को बहका रहा है विपक्ष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। साइबर सिटी गुरुग्राम के क्लब के बाहर 2 देसी बम फेंके जाने का बड़ा मामला सामने आया है। घटना सेक्टर 29 की आज सुबह की बताई जा रही है, जहां क्लब के बाहर 2 देसी बम फेंके गए, जिसमें से एक बम फटा है, जबकि दूसरे बम को गुरुग्राम की क्राइम ब्रांच ने निष्क्रिय कर दिया है। इधर पूरे मामले की जांच करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी यूपी के मेरठ का रहने वाला है और आरोपी से पूछताछ का दौर जारी है। वहीं मामले में गैंगस्टर्स की संलिप्तता की आशंका को देखते हुए एनआईए की टीम भी इस मामले की जांच कर रही है और एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। खबर जींद जिले से। हरियाणा के जींद जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौत की खबर है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा रोडवेज की बस ने नए बस स्टैंड के पास बाइक सवार को टक्कर मार दी और इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद हरियाणा रोडवेज बस चालक मौके से फरार हो गया। वहीं दोनों युवक गांव से जींद अकेडमी में परीक्षा की तैयारी करने के लिए आते थे और शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। ये रात को नहीं हुआ जी, ये 5:30 बजे के करीब हुआ है। ये जिस प्रकार शाम ने 5:30 के करीब था, ये पहले जिस प्रकार इसमें लाइब्रेरी में पढ़ने आते बच्चे इकट्ठे पढ़ते थे, ये आपस में बोलचाल होने के कारण कि कैथल रोड पर शादी में गए हैं, पता चला है बातों से। तो ये उधर से जो क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग के कट पे ये बच्चे खड़े थे। ये बच्चे खड़े थे तो खाली दौरान में बसें आ रही थी स्पीड से, जो रैली के दौरान जो बसें चल रही थी गदागद। तो इनने सोचा है कि भाई कुत्ता में इसको निकाल लो, तो रोडवेज वाले ने भारी स्पीड से चलते हुए 100 की स्पीड से इनको रोंदा निकल गया, जबकि इनकी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं बताई गई। तो सारी गलती रोडवेज वाले की है, क्योंकि रोडवेज वाले की ये गलती है कि एक बच्चे की टांग टूटी हुई है, तो हादसे के अंदर उसको भी उन्होंने फर्स्ट एड के लिए मेडिकल नहीं पहुँचाया। कम से कम वो तो डेड हो गए थे, लेकिन उसको तो फर्स्ट एड के लिए वहाँ पहुँचाना था, उसका दायित्व बनता था। हर इंसान का दायित्व होता है, मरीज टूट फूट होगी तो उसको फर्स्ट एड करवाई जाए, लेकिन हम सरासरी पूरे उससे होश आवाज से कह रहे हैं कि रोडवेज वाले की गलती है। हादसा ये शादी में गए हुए थे और उधर जितनी मेरे को जानकारी है कि हैबतपुर की तरफ आ रहे थे। तो यहाँ जो अपना सेक्टर बन रहा है, जो कट है वहाँ, तो ये क्रॉसिंग कर रहे, देखा होगा बस स्पीड से आ रही थी, तो उसके दौरान वो बस वाला ने इनको मार दी साइड, और वो उसके बाद वहीं पे 2 तो वहीं पे एक्सपायर हो गए थे और उसको गंभीर चोटें आई है। और बस वाला फिर उसके बाद उसने देखा भी नहीं, वो अपने बस लेके वो मतलब ये लगा लो फरार हो गया वो। अगली खबर रोहतक से है। रोहतक के सिविल अस्पताल में कार्यरत एक डॉक्टर से कहासुनी के बाद मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी दे रहा था और डॉक्टर ने बताया है कि कार में सवार होकर आए 3 युवकों ने उनके साथ कहासुनी की और उसके बाद मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत तुरंत पुलिस को दी है। इधर मारपीट में डॉक्टर को काफी चोटें आई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कल सुबह एक मामला संज्ञान में आया कि रात्रि में डॉक्टर इंद्रजीत जो आईसीयू में कार्यरत हैं, उनका पहले कहासुनी हुई इमरजेंसी दीवार के सामने, फिर उसके बाद कुछ हाथापाई भी हुई। मामला असल में मामला क्या है इस बात का भी कोई पता नहीं चला। बाकी क्योंकि मामला मार पिटाई का है और अस्पताल परिसर में है, इसलिए
कार्रवाई करना जरूरी था और उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करा दिया गया है। कौन लोग थे, कोई आइडेंटिटी? ये अज्ञात व्यक्ति थे, इनके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला और कोई स्विफ्ट गाड़ी में आए थे और पता भाग गए, जिसका नंबर भी नोट नहीं कर पाए। सर, क्या किसी पेशेंट को लेके आए थे या वैसे ही? ऐसा कुछ जानकारी नहीं है कि किसी पेशेंट के साथ आए थे या कोई आपसी रंजिश थी, ऐसा कुछ संज्ञान में। एहतियात के तौर पे वैसे तो 2 सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस वाले थे, पर लेकिन वो 3 बंदे थे, ओवर पार करके वो चले गए और आगे से हमने इमरजेंसी में एक सिक्योरिटी गार्ड को डेप्यूट कर दिया है, वो वहीं बैठेगा और उसके जो भी पेशेंट आएगा उसकी एंट्री करेंगे। यमुनानगर सीआईए पुलिस ने नशा तस्कर को नशे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि आरोपी से 263 ग्राम नशा बरामद किया गया है और आरोपी हरियाणा में उत्तर प्रदेश सीमा से सटे गांव के युवाओं को नशा सप्लाई करने आता था। हालांकि आरोपी के तार किस किस से जुड़े हैं, इसको लेकर आरोपी से आगे की पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने उत्तर प्रदेश से नशा लाकर हरियाणा में सप्लाई करने की बात कबूली है। सीआईए 1 टीम जो लगातार अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है और उसी संदर्भ में कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लड़के जो यूपी से आते हैं और हमारा जो एरिया छछरौली एरिया, खिजराबाद एरिया, इस एरिया में लाकर वो अवैध रूप से हेरोइन की तस्करी करते हैं, बेचते हैं आने जाने वाले लोगों को, जो इनके आदी हो चुके हैं उनको। तो उसी संबंध में सूचना के आधार पर टीम का हमने टीम भेजी थी और अराईवाला जो है प्रतापनगर थाना एरिया में, वहाँ से एक अम्मार अली नाम के लड़के को पकड़ा है, जो महमूद पर यूपी का रहने वाला था, थाना बेहट का। और एनडीपीएस के तहत ही सूचना थी, तो जो उनके कायदे कानून है, दिशा निर्देशन है माननीय उच्च न्यायालय के, उन्हीं के अनुसार उनकी पालना करते हुए मौके पर राजपत्रित अधिकारी को बुलाया गया और उन्हीं की मौजूदगी में नियमानुसार उसकी तलाशी ली गई, जिससे 263 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। ये एक वाणिज्यिक मात्रा है, कमर्शियल केस है, अच्छी क्वांटिटी है। तो इससे जो पूछताछ की गई तो इसने अपना नाम पता यूपी का बताया और आगे जो इसमें अभी टीम कार्रवाई कर रही है, इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड लिया जाएगा, ताकि इसमें जो मेन सोर्स है उस तक पहुंचा जा सके और इस बात का भी विशेष तौर पर अनुसंधान किया जा सके कि ये किस किस को सप्लाई देता था और कहाँ से सप्लाई आती है। इसमें बाकियों को भी, जो आरोपी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये स्कूल कॉलेज के आसपास तो नहीं जाता था, ये ज़्यादातर जो हमारा यूपी बॉर्डर है हरियाणा के साथ, प्रतापनगर के साथ लगता है, उसी बॉर्डर पे रहता था कि ताकि कोई भनक पड़े या थोड़ा सा भी इसको किसी प्रकार का कोई शक हो तो तुरंत ये उधर यूपी में घुस जाता था। तो उस एरिया में जो भी नशा करते हैं, घूमते रहते हैं, तो उनको ये आने जाने वालों को ये फुटकर में हेरोइन को बेच देते। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। राज्यसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा की उम्मीदवार रेखा शर्मा ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडोली समेत अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर भाजपा उम्मीदवार रेखा शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मैं पूरे केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहती हूं। उन्होंने सांसद बनने के बाद महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करने की बात कही है। साथ ही इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व का जिक्र भी किया है। मैं राजनीति में तो बहुत सालों से काम कर रही हूँ, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, उन्होंने महिलाओं के लिए जो कदम उठाए हैं, सबसे पहले मुझे लगता है आज महिलाएं जिस रास्ते में उनको जाना चाहिए था, आज वो रास्ता उन्होंने दिखाया है। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए सबसे ज्यादा कदम अगर उठाए हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं। उनकी राह पे उनके दिशा निर्देश और माननीय नायब सिंह सैनी जी की दिशा निर्देश मैं काम करूंगी। देखिए, राज्यसभा के लिए एक सीट वैकेंट हुई थी। हमारे यहाँ से राज्यसभा के जो माननीय सदस्य थे उनको विधायक चुन लिया गया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे शाह जी, तमाम उच्च लीडरशिप आदरणीय मनोहर लाल जी, उनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें हमारी पार्टी की बहुत ही सीनियर और बहुत ही पुरानी, जिन्होंने नीचे ग्रास रूट लेवल से भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से मजबूत करने का काम किया है और पूर्व में महिला आयोग की
माननीय चेयरपर्सन रही हैं, रेखा शर्मा जी को राज्यसभा के लिए आज नॉमिनेशन फाइल किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। केंद्रीय नेतृत्व का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं कि एक ग्रॉस रूट लेवल के कार्यकर्ता को आज राज्यसभा के अंदर भेजा है। इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर से बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो किसान के बेटे हैं और सरकार किसानों के साथ है और किसानों के हक की बात करती है। सीएम ने कहा कि किसान हमारे आदरणीय हैं और पीएम मोदी ने किसानों को मजबूत करने का काम किया है, जबकि विपक्ष शुरू से ही किसानों के मुद्दे पर राजनीति करता आ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सरकार किसानों की 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रही है, जबकि विपक्ष किसानों को सिर्फ बहकाने में लगा है। मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में किसान हित में जो मजबूत कदम उठाए हैं, उसका परिणाम है कि आज किसान की भी तस्वीर बदलने का काम देश के अंदर नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। हमें खुशी है कि हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर किसान की फसल को एमएसपी पर लगातार खरीदने का काम किया है और अब भी हमने ये कहा है कि हम किसान की 100% फसल, कोई भी उसकी फसल होगी, उसको एमएसपी पर खरीदेंगे। ये खरीदने का मादा अगर कोई रखता है तो ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार रख सकती है, ये कांग्रेस वाली सरकार नहीं रख सकती। कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है, नहीं बोल सकते कि हम किसान की 100% एमएसपी पर खरीदेंगे। कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है, नहीं बोल सकते कि हम किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदेंगे। कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में है, नहीं बोल सकते कि हम किसान की फसल को 100% एमएसपी पर खरीदेंगे। अरे आम आदमी, उसने कांग्रेस से ज्यादा भ्रष्टाचार किया और कांग्रेस से बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे। यारे वही बोल दे, पंजाब के अंदर तो बोल दे, दिल्ली में भी किसान है उनके लिए भी बोल दे भाई वही आपकी फसल को हम 100% एमएसपी पर खरीदेंगे। पंजाब वालों को भी बोल दे, नहीं, झूठ बोलना है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य 50 लाख लोगों को सदस्यता अभियान के तहत जोड़ना था, जिसमें से करीब 34 लाख लोगों को भाजपा का प्राथमिक सदस्य बनाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और उन्हें खुशी है कि आज वो पार्टी का सक्रिय सदस्य बने हैं। ये हमारा प्राथमिक सदस्यता का अभियान वो चल रहा था और एक बड़ा टारगेट हरियाणा के अंदर 50 लाख का प्राथमिक सदस्य बनाने का लिया था, जिसमें से लगभग 33-34 लाख लोगों की सदस्यता हो गई है। और अब सक्रिय सदस्य जिन लोगों ने 100 या 100 से ज्यादा मेंबर बनाए हैं, ऐसे लोगों को सक्रिय सदस्य बनाने का आज शुभारंभ माननीय अध्यक्ष जी ने किया है और आज मुझे यहाँ पर सक्रिय सदस्य बनाया गया है, क्योंकि पार्टी लगातार कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और मजबूती से आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने जब इसका शुभारंभ किया था तो ऑनलाइन हमारे प्राथमिक सदस्य और सक्रिय सदस्य इसके अंदर बन रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो लगातार लोगों का जो भावनाएं हैं इस पार्टी के साथ, क्योंकि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विकास के एक नए आयाम को छुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में होने वाले निकाय चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। आप नेता सुशील गुप्ता ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। इस दौरान किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा सरकार किसानों के हित की बात करती है तो ऐसे में किसानों को अपनी बात रखने के लिए उन्हें दिल्ली जाने देना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एमएसपी गारंटी कानून की इजाजत देनी चाहिए। वहीं उन्होंने इस दौरान अन्य कई मुद्दों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देश के इतिहास में एक सबसे लंबा आंदोलन किसानों का चला। 750 किसानों की शहादत भारतीय जनता पार्टी ने ली। 3 काले कानून प्रधानमंत्री जी ने माफी मांग के वापस लिए और उस आंदोलन को खत्म कराने के लिए प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया पब्लिकली कि संसद में एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे। लगभग 3 साल बीत गए।
किसान प्रधानमंत्री जी को वो वायदा याद कराने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। होना तो ये चाहिए था कि संसद का सत्र चल रहा है, प्रधानमंत्री जी को बिल लाना चाहिए था, एमएसपी की गारंटी का जो अपना वायदा पूरा करना चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी बॉर्डर पे आते और किसानों से बात करते, परंतु हो ये रहा है कि शुभकरण जैसे नौजवान की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर सोनीपत से है। सोनीपत में एक नाबालिग छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत का मामला सामने आया है। वहीं पीड़ित परिजनों ने लड़की का शव का अंतिम संस्कार करने का प्रयास किया। इस बीच पुलिस ने लड़की की हत्या का दावा करते हुए संस्कार बीच में रुकवा दिया और गांव पहुंचकर दमकल की मदद से चिता की आग बुझा दी। वहीं पुलिस लड़की के शव को संदिग्ध हालत में पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल लेकर गई है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि पूरे मामले की जांच के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आज कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई सुबह 8 बजे करीब किसी नाबालिग लड़की का गांव जुआ में दाह संस्कार किया गया है। तो जो नाबालिग लड़की का दाह संस्कार के बारे में सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर गई। गांव के शमशान घाट में देखा वही चिता जल रही है। चिता को फायर ब्रिगेड की मदद से शांत करवाया गया और चिता से जो बचा हुआ शव था वो निकाला गया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में क्या है? प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, अभी डाउटफुल है क्योंकि कंट्रोल रूम जो फ़ोन गया था कि भाई लड़कियों को कुछ खिलाया गया है और जो स्टेटमेंट आई है उसमें यह है कि उसने कुछ खा लिया था, गलत शरत खा लिया था। कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था? कोई इसने कहा कि भाई कोई नशीला ऐसा पदार्थ खा लिया जिससे उसको उल्टी आई थी। बाकी वो अब पोस्टमार्टम हो जाएगा, बिसरा आएगा ना, बिसरा की रिपोर्ट में सारा सब उसको लिया। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।